हेलो फ्रेंड्स। आज हमें सीखना है व्हाट इज़ मिरर फार्मूला। तो इस लेक्चर में हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं इस फिगर के साथ। इस फिगर में आपको दिखा हुआ है कि यहाँ पर एक पॉइंट है ओ। तो ये ओ पॉइंट बेसिकली हमारा ऑब्जेक्ट पॉइंट है। अब आपको दिख रहा है कि इस ओ से सामने एक रे जा रही है टिल पॉइंट ए। और ये ए पॉइंट किस चीज़ के ऊपर बना हुआ है? ये सामने आपके एक मिरर है। बेसिकली यहाँ पर एक कनकेव मिरर से हम इस लेक्चर को स्टार्ट कर रहे हैं। मैं पहले आपको बता दूं कि जो भी फॉर्मूला अभी हम डिराइव करने जा रहे हैं, एक बार वो डिराइव हो गया फॉर एग्जांपल कनकेव मिरर के लिए, फिर एग्जैक्टली सेम फॉर्मूला आपके कॉन्वेक्स मिरर के लिए भी काम करता है और इवन कि आपके प्लेन मिरर के लिए भी काम करता है। तो मिरर फॉर्मूला हम सीखने जा रहे हैं। तो जस्ट क्लियर दिख रहा है कि दुनिया का कोई भी मिरर होगा उस पर वो फॉर्मूला अप्लाई करेगा ही करेगा। ओके। तो यहाँ पर पॉइंट ओ है जो कि बेसिकली हमारा ऑब्जेक्ट पॉइंट है। यहाँ से रे निकली पॉइंट ए तक, वहाँ ए से रिफ्लेक्ट होकर के ये कुछ ऐसे आ गई। साइमल्टेनियसली ओ से एक दूसरी भी रे निकली जो कि पॉइंट पी पर गई। पी पॉइंट बेसिकली कौन सा है? बेसिकली पोल पॉइंट है। यानी कि ये जो लाइन है ओ टू पी, ये बेसिकली कौन सी लाइन है? ये लाइन जो है, दिस इज बेसिकली योर प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है। सो अगर प्रिंसिपल एक्सिस की ठीक ऊपर कोई लाइट रे जाती है तो उसके साथ क्या होने वाला है? यहाँ पर जब आकर के वो इंसिडेंट होगी, तो अगर पी पॉइंट पर हम नॉर्मल देखें तो वो नॉर्मल भी तो एग्जैक्टली इसी लाइन से जाता है ना, क्योंकि ये जो पॉइंट सी है दैट इज योर सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो ठीक इस पॉइंट पर एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा 0 डिग्री। यानी कि एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी क्या होगा? वो भी हो जाएगा 0 डिग्री। मतलब अगर इस लाइन के अलॉन्ग कोई इंसिडेंट रे गई तो फिर इसी लाइन पर वो इंसिडेंट रे रिफ्लेक्ट होकर वापस जाती है। इसीलिए आपको देखिए इस फिगर में पहले से ड्रॉ किया हुआ है, ये इंसिडेंट रे का एरो है और ये रिफ्लेक्टेड रे का एरो है, दोनों बेसिकली इसी लाइन पर है। और अगर पॉइंट ए से हम बात करें तो पॉइंट ए से रिफ्लेक्ट होती हुई लाइट रे यहाँ पर से ऐसे इस लाइन से गुजरी। तो बेसिकली यहाँ पर ये जो पॉइंट आई है, इस पॉइंट पर आई पर क्या हो रहा है? इस पॉइंट आई पर दो रिफ्लेक्टेड रे एक साथ वापस जा रही हैं। यानी कि जहाँ पर दो रिफ्लेक्टेड रे इंटरसेक्ट करती हैं, वही पॉइंट क्या बन जाता है आपका? वो बेसिकली आपका इमेज पॉइंट बन जाता है। तो इसलिए इस डायग्राम में आई इज योर इमेज एंड ओ इज योर ऑब्जेक्ट। ठीक है। अब इसके अलावा इस डायग्राम में आपको सेंटर ऑफ कर्वेचर इसलिए दिया है कि अगर हम सेंटर ऑफ कर्वेचर से इस पॉइंट ए पर एक लाइन ड्रॉ करेंगे तो ये बेसिकली कौन सी लाइन जाएगी? जो बीच में डॉटेड लाइन शो हो रही है, ये बेसिकली योर इट्स योर नॉर्मल। क्योंकि सेंटर ऑफ कर्वेचर जब भी सेंटर से कोई लाइन जाती है जाकर के सर्कल को एंड पे टच करती है तो बेसिकली रेडियली होती है, यानी कि नॉर्मल जा रही है। अब नॉर्मल अगर गई तो हमने क्या सीखा था फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन से कि भाई एंगल ऑफ इंसिडेंस जो होता है वो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के बराबर होता है। यानी कि उस लॉजिक के हिसाब से एंगल ओ ए सी शुड बी इक्वल टू एंगल सी ए आई। तो अगर सी ए आई को हम थीटा नाम दे रहे हैं तो इन दोनों ही एंगल को हम थीटा बुला सकते हैं। ठीक है। ये कहाँ से आया? ये सिंपली फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन है। ओके। अब इस ज्योमेट्री में यहाँ पर आपको एक एंगल बीटा भी दिया हुआ है, एक एंगल अल्फा भी दिया हुआ है, एक एंगल गामा भी दिया हुआ है। आपको फिगर से साफ दिखाई दे रहा है कि ये तीनों एंगल्स क्या शो कर रहे हैं। एंगल अल्फा जो है वो बेसिकली क्या है? वो बेसिकली एंगल ए ओ पी है। एंगल बीटा क्या है? एंगल ए सी पी। और गामा क्या है? एंगल ए आई पी। तो यहाँ पर अभी हम थोड़ी अगर ट्राइंगल की प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करें तो ये जो हम अगर इस ट्राइंगल से स्टार्ट करते हैं, ट्राइंगल ओ ए सी, तो बीटा इसके लिए क्या है? बीटा एक एक्सटीरियर एंगल है। तो इस ट्राइंगल के अगर अंदर अंदर हम देखें तो बीटा को हम लिख सकते हैं अल्फा प्लस ये एंगल ओ ए सी, वो भी क्या है? वो भी थीटा है। तो यानी कि अल्फा प्लस थीटा लिख सकते हैं। एनी एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू सम ऑफ टू इंटीरियर एंगल्स, द ऑपोजिट टू इंटीरियर एंगल्स। तो बीटा अगर एक्सटीरियर एंगल है तो इंटीरियर एंगल कौन सी? ये अल्फा। फिर ये एंगल भी क्या होगी? ये एंगल भी आपकी बेसिकली हो जाएगी जस्ट थीटा, क्योंकि ये थीटा एंगल है तो ये भी तो एंगल ओ ए सी भी थीटा होगी। तो ये एक रिलेशन होगा कि बीटा इज इक्वल टू अल्फा प्लस थीटा। सेम उसी लॉजिक से अगर हम ट्राइंगल सी ए आई को देखें तो यहाँ पर गामा क्या है? गामा इज एन एक्सटीरियर एंगल। तो गामा को हम क्या लिख सकते हैं? गामा को हम लिख सकते हैं बीटा प्लस थीटा। तो बीटा और थीटा ये दो इंटीरियर एंगल्स हो गए। तो यहाँ से दो रिलेशन मिल गए हमें, दो इक्वेशन मिल गई। ये हमारा इक्वेशन वन बन गया, ये हमारा इक्वेशन टू बन गया। अब इक्वेशन वन और इक्वेशन टू को अगर हम एक साथ सॉल्व करें और थीटा को एलिमिनेट करने की कोशिश करें तो आपको रिजल्ट ये आएगा कि टू बीटा इज इक्वल टू अल्फा प्लस गामा। आप क्या कर सकते हो? आप किसी एक इक्वेशन को अपोजिट दूसरी साइड लेके जाओ, तो उसके बाद फिर आप
सब्ट्रैक्ट कर दो। जब आप सब्ट्रैक्ट करोगे तो आपको 2 बीटा इज इक्वल टू अल्फा प्लस गामा आ जाएगा। तो बेसिकली आपको यहाँ पर से थीटा एलिमिनेट करना है। अब हमें क्या सोचना है कि पॉइंट ए जो है बेसिकली वो पॉइंट ए काफ़ी क्लोज है पॉइंट पी के। आपको इस फिगर पे वो ऐसे दिखाई नहीं देगा कि वो काफ़ी क्लोज कैसे हो सकता है, लेकिन हमारा सिलेबस ऐसा ही कुछ है कि हमें जो स्टडी करना है ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स, रे ऑप्टिक्स जिसको हम बोलते हैं, वो पैरेक्सियल रेज के लिए स्टडी करना है। और पैरेक्सियल रेज में मतलब ये होता है कि जो इनकमिंग लाइट रे होनी चाहिए वो पी पॉइंट यानी कि पोल पॉइंट के काफ़ी नज़दीक ही होना चाहिए। चूंकि हम जितना और दूर जाते जाएंगे उतना साइज ऑफ अपर्चर बढ़ता जाता है जहाँ से लाइट रेज इंटर कर रही हैं, और फिर उतने ज़्यादा डिफरेंट ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज, ऑप्टिकल फिनोमेना स्टार्ट होने लगता है। तो टू मिनिमाइज द एरर, फिलहाल आपको ये ध्यान में रखना है कि जितना भी हम रे ऑप्टिक्स पढ़ते हैं वहाँ पर जो भी पॉइंट हम लेते हैं मिरर या लेंस के ऊपर, दीज पॉइंट्स आर वेरी क्लोज टू एक्चुअली योर प्रिंसिपल एक्सेस। तो अगर हम ये अज्यूम कर लें कि दिस ए पॉइंट इज़ वेरी क्लोज टू पॉइंट पी, तो उस वजह से हम थोड़ी ज्योमेट्री का इस्तेमाल करके ऑलमोस्ट कुछ ऐसा लिख सकते हैं ना, कि अगर हम चाहें तो अल्फ़ा को हम क्या लिख सकते हैं, अल्फ़ा बेसिकली एक एंगल है जो कि ए पी को एज अ आर्क हम कंसिडर कर सकते हैं, क्योंकि अल्टीमेटली ये एक स्फेरिकल सरफेस है। कोई भी मिरर, स्फेरिकल मिरर की कोई हम अभी हम पढ़ रहे हैं तो ये स्फेरिकल सरफेस है। तो स्फेरिकल सरफेस में क्या हमने सीखा है कि आर्क लेंथ डिवाइड बाई दिस रेडियस, ये अपने आप में क्या होता है, ये अपने आप में एक तरीके से आप कह सकते हैं कि एंगल के रेशियो के बराबर होता है। तो यानी कि अल्फा को हम लिख सकते हैं ए पी डिवाइड बाई ओ पी, ठीक है। उसी लॉजिक से बीटा को हम क्या लिख सकते हैं, बीटा को हम लिख सकते हैं अगेन ए पी डिवाइड बाई सी पी। फिर उसी लॉजिक से गामा को हम क्या लिख सकते हैं, गामा को हम लिख सकते हैं ए पी डिवाइड बाई आई पी। तो जस्ट हमने दो सभी एंगल्स को आर्क लेंथ और ये ऑलमोस्ट जिसको एक रेडियस की तरह हम ट्रीट कर रहे हैं उस रेशियो में हमने कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। तो इस मैथ्स में आप समझ लो कि जो ये सी पॉइंट था ये तो एक्चुअल में सर्कल का सेंटर था, यानी कि ये जो बीटा एंगल है वो प्रॉपरली एक्यूरेट तरीके से आप कहो कि कैलकुलेट किया हुआ है, बिकॉज ये प्रॉपर आर्क लेंथ और ये प्रॉपर रेडियस है सी पी जो आपका है। लेकिन बाकी जो अल्फा और गामा है इसमें थोड़ा बहुत अप्रॉक्सीमेशन अप्लाई किया हुआ है हमने, बट वो अप्रॉक्सीमेशन भी बहुत हद तक सही है, इसलिए है क्योंकि हम मान के ये चल रहे हैं दैट दिस ए पॉइंट इज वेरी क्लोज टू पॉइंट पी। अब ये जो हमें रिजल्ट मिला है, इस रिजल्ट को हम इस इक्वेशन में, इसे हम इक्वेशन 3 बोल सकते हैं, इस इक्वेशन में पुट कर देते हैं। तो अगर इस इक्वेशन में पुट करें तो हम क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं 2 टाइम्स ए पी अपॉन सी पी, जो कि बीटा को हम रिप्लेस कर सकते हैं, दैट विल बी इक्वल टू ए पी अपॉन अल्फा की जगह में क्या लिख सकते हैं, अल्फा हो जाएगा ए पी अपॉन ओ पी एंड प्लस गामा की जगह पे ए पी अपॉन आई पी। तो जस्ट इन एंगल्स को हमने रिप्लेस कर दिया इन आर्क लेंथ बाई डिस्टेंस के रेशियो के टर्म में। अब अगर हम इस रिलेशन को चाहें तो आप देखो कि इस रिलेशन में ए पी तीनों कॉमन है, यानी कि ये कुछ ऐसा बन सकता है, इसे हम लिख सकते हैं 1 बाई ओ पी प्लस 1 बाई आई पी इज इक्वल टू 2 बाई सी पी। तो ये जस्ट ए पी सर के तीनों टर्म्स कैंसिल आउट हो गए। अब अल्टीमेटली यहाँ पर हम देखें तो ओ पी बेसिकली क्या है हमारे पास, दिस पॉइंट ओ पी वो क्या है, वो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है। तो अगर ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है तो एक्चुअल में पी से ओ तक कैलकुलेट करना चाहिए, और जिस डायरेक्शन में लाइट आ रही है, अगर इस डायरेक्शन में लाइट आ रही है तो वो उसके ऑपोजिट जा रहा है, यानी कि ओपी पॉइंट बेसिकली क्या होना चाहिए, ओपी पॉइंट बेसिकली होना चाहिए माइनस ऑफ यू। फिर उसी लॉजिक के हिसाब से दूसरा अगर पॉइंट हम देखें आई पी, तो आई पी पॉइंट क्या होना चाहिए, आई पी इज योर इमेज डिस्टेंस, जहाँ पर इमेज फॉर्म हो रही है। तो अगेन हमको इंसिडेंट लाइट अगर ऐसी उसके ऑपोजिट जाना है, तो अगर उसके ऑपोजिट जाना है मतलब ओपी आई पी पॉइंट क्या होना चाहिए माइनस ऑफ वी। फिर सी पी पॉइंट, सी पी जो लेंथ है, सी पी लेंथ क्या है, दिस इज बेसिकली योर रेडियस ऑफ कर्वेचर, जो कि सी इज सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर से पोल तक की दूरी रेडियस ऑफ कर्वेचर होती है। और अगेन यहाँ पर भी अगर हमें पोल से सी की तरफ जाना है तो इंसिडेंट लाइट के ऑपोजिट जाना है, तो जब ऑपोजिट जाना है यानी कि इसको हम क्या ले सकते हैं माइनस ऑफ आर। तो बेसिकली इन टर्म्स को हम जो यू वी आर जो हमारे टेक्निकल टर्म्स थे मिरर फॉर्मूला के, उसमें अगर हम कन्वर्ट कर दें तो फिर यहाँ पर एक्सप्रेशन क्या बन जाएगा, यहाँ पर एक्सप्रेशन बन जाएगा 1 अपॉन माइनस यू प्लस 1 अपॉन माइनस वी
इज इक्वल टू 2/-r। तो फिर फाइनली ये रिजल्ट हमें क्या मिल जाएगा? फाइनली ये रिजल्ट हमें मिल जाएगा, ये सारे माइनस टर्म कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो 1/v प्लस 1/v इज इक्वल टू 2/r। तो ये जो रिजल्ट है फाइनली, यही आपका मिरर्स फॉर्मूला है जो कि आपको याद रखना है, ठीक है। तो 1/u प्लस 1/v इज इक्वल टू 2/r। तो ये आपका मिरर फॉर्मूला है, और इसी मिरर फॉर्मूले का आगे हमें काफ़ी न्यूमेरिकल सॉल्व करने में इस्तेमाल करना है। ये मिरर फॉर्मूला फिलहाल के लिए हमने कॉन्केव मिरर पर ड्रॉ किया, लेकिन कॉन्केव मिरर हो या कॉन्वेक्स मिरर हो, हर जगह ये मिरर फॉर्मूला एप्लीकेबल है, ठीक है। तो ये जो मिरर फॉर्मूला हमारे पास है, ये चाहे कॉन्केव मिरर हो, इवन कि कॉन्वेक्स मिरर हो, या इवन अगर आपको ये सामने एक प्लेन मिरर हो, ये किसी भी तरह के मिरर हो, हर मिरर पे ये फॉर्मूला एप्लीकेबल है, ओके। जस्ट एक एग्जांपल देखते हैं इस मिरर फॉर्मूला की एप्लीकेशन के लिए। तो हमारे सामने मिरर फॉर्मूले की प्रैक्टिस के लिए एक एग्जांपल है। आपको साफ दिखाई दे रहा होगा इस मिरर को देख करके पहले तो, कि इस मिरर में यहाँ पर ये जो मिरर है, ये कौन सा मिरर है? ये कॉन्केव मिरर है या कॉन्वेक्स मिरर है? चूंकि अंदर का सरफेस सिल्वर्ड किया गया है, तो ये ऑब्वियसली कॉन्वेक्स मिरर है, ठीक है। अब आपसे कहा जा रहा है कि रेडियस ऑफ कर्वेचर जो है इस मिरर का, दैट इज 20 सेंटीमीटर। तो फाइंड v, यानी कि इमेज पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस ऑफ 12 सेंटीमीटर फ्रॉम मिरर। यानी कि ये जो ऑब्जेक्ट O है, वो मिरर से, मिरर के इस पॉइंट से, ये पॉइंट कौन सा है? हमारा पोल पॉइंट है, वहां से 12 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा गया है, ठीक है। तो एक तरीके से आपको u दिया हुआ है ना इस सवाल के लिए, तो u क्या आपको दिया हुआ है? u यहाँ पर दिया हुआ है -12। ये माइनस क्यों? क्योंकि जब ऑब्जेक्ट यहाँ पर रखा हुआ है तो लाइट जाहिर सी बात है ऐसे ही आएगी, लेकिन जब हम ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कैलकुलेट करेंगे तो हम कैलकुलेशन हमारी पॉइंट P, पोल से स्टार्ट करेंगे। तो आपको जो सवाल दिया जाएगा वहाँ पर आपको साइन कन्वेंशन अप्लाई नहीं किया गया होगा, वहाँ पर जस्ट आपको मैग्नीट्यूड दिया जाएगा, जैसे यहाँ पर मैग्नीट्यूड दिया हुआ है ऑब्जेक्ट का, प्लेस्ड एट 12 सेंटीमीटर फ्रॉम मिरर। लेकिन जब आपको सॉल्व करना है, फॉर्मूले में पुट करना है, तब आपको अपना साइन कन्वेंशन अप्लाई करना है, जो आपने सीखा है कि जब ऑब्जेक्ट डिस्टेंस निकालना है तो पोल से हम जाएंगे ऑब्जेक्ट की तरफ, कितना डिस्टेंस जाना पड़ेगा? 12 सेंटीमीटर जाना पड़ेगा, चूंकि ये 12 आपको दिया हुआ ऑलरेडी। लेकिन चूंकि आप लाइट के ऑपोजिट डायरेक्शन में जाएंगे, इसीलिए आप एक्चुअल में यू को क्या लेंगे? यू आप लेंगे -12, ठीक है। निकालना है हमें v हमें पता नहीं है कि v क्या है, तो जब जो चीज़ हमें निकालनी होती है उसका साइन पहले से नहीं पुट करते हैं, वो ऑटोमेटिकली साइन के साथ निकल जाएगा। दूसरा है फिर r। तो अब आप देखो कि आप जब यहाँ पर रेडियस ऑफ कर्वेचर कैलकुलेट करोगे तो आप पोल से जाओगे टुवर्ड्स पॉइंट C। अब आपको ये कॉन्वेक्स मिरर है ना, आपको पोल से C की तरफ जाना है, इसका मतलब कि लाइट, इंसिडेंट लाइट की डायरेक्शन में ही जाना है, लाइट तो इधर से ही आ रही है। तो फिर इसका मतलब है कि जो आपका R होना चाहिए वो क्या होना चाहिए? वो फिर आपका पॉजिटिव होगा, इसलिए आपका R यहाँ पर क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा +20 सेंटीमीटर। अब हम यहाँ पर सिंपली फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं, जब ज़्यादा कुछ बचा नहीं है। तो फॉर्मूला अप्लाई करें, तो फॉर्मूला हमने क्या सीखा है कि 1/u प्लस 1/v इज इक्वल टू 2/r। अब यहाँ पर 1/u तो निकालना में 1/v है, तो 1/v इधर रख देते हैं, तो ये हो जाएगा 2/r माइनस 1/u। अब 2/r के जगह में क्या पुट कर देंगे? 20 माइनस 1/u के जगह क्या पुट करना है? -12। तो यहाँ पर ध्यान रखिए, अब 2 माइनस हो गया, ये माइनस तो पहले से था इक्वेशन की वजह से, और ये माइनस आ गया u की -12 होने की वजह से। तो ये वैल्यू आपको आ जाती है, सॉल्व कर लीजिए, 11/60। तो बेसिकली अब यहाँ पर इसको हड़बड़ाइएगा मत एग्जाम में, यहाँ पर ये 1/v है, शायद हो सकता है ऑप्शन हो एग्जाम में कहीं 11/60, तो वो आंसर गलत हो जाएगा। अब यहाँ पर इसको आप ज़रा इन्वर्स कर लें, तो आपका v क्या हो जाएगा? v आपका आ जाएगा 60/11 सेंटीमीटर। तो v आपका पॉजिटिव आ रहा है, तो जब v पॉजिटिव आ रहा है इसका मतलब कि इमेज कुछ आगे ही बनेगा, इसलिए देखिए इस फिगर में पहले से यहाँ पर इमेज आई यहाँ पर बना कर रखा हुआ था, क्योंकि इमेज आगे ही बनना है, यानी कि आपका जो इमेज डिस्टेंस है v वो पॉजिटिव होना है। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है जो कि अक्सर लोग गलती कर देते हैं कि जो अननोन होता है उसका पहले साइन पुट कर देते हैं, ये गलती कभी नहीं करनी है। जो नोन है इक्वेशन में उसे आपको साइन के साथ पुट करना है, अगर नेगेटिव है तो नेगेटिव, पॉजिटिव है तो पॉजिटिव। जैसे यहाँ पर u नेगेटिव था तो -12, और r नोन था तो r +20 गया। लेकिन जो v अननोन है उसको साइन के साथ मत पुट कीजिए, जस्ट उसको वेरिएबल के टर्म में ही रहने दीजिए। फिर ऑटोमेटिकली जब आप सॉल्व करेंगे इक्वेशन तो फिर वो v अपने आप सही साइन के साथ आपको मिल जाना है, ओके। तो ये एक एग्जाम्पल था, अब एक नेक्स्ट एग्जाम्पल हम देखते हैं। तो इस एग्जाम्पल में आपसे कहा जा रहा है कि देयर इज एन ऑब्जेक्ट O which is taken at a large distance from a concave mirror.
मिरर से काफ़ी दूर कहीं लार्ज डिस्टेंस पर रखा गया, तो लार्ज डिस्टेंस का मतलब क्या होता है, उसे हम इन्फिनिटी मानते हैं। यानी कि इस सवाल में आपको जो यू दिया हुआ है वो इन्फिनिटी दिया हुआ है। और आपसे कहा जा रहा है कि इमेज इज फॉर्म्ड एट फोकस, तो ये बात हमने ऑलरेडी डिस्कस की हुई थी कि जब भी ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे होता है तो वो सारी रेज जो होती हैं वो पैरेलली आती हैं, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, और वो सभी रेज आकर कन्वर्ज करती हैं जिस पॉइंट पर, उसी पॉइंट को हम फोकस बोलते ही हैं। तो ऑब्वियस बात है कि इमेज विल बी फॉर्म्ड एट फोकस। अब आपसे पूछा जा रहा है कि फाइंड रिलेशन बिटवीन एफ एंड आर। तो यहाँ पर u आपको इन्फिनिटी है, तो अगर हम मिरर फॉर्मूला लगाएं तो मिरर फॉर्मूला के हिसाब से 1/u प्लस 1/v इज इक्वल टू 2/r होगा। अब 1/u, u इन्फिनिटी यानी कि 1/इन्फिनिटी प्लस 1/v, तो v को हम क्या कह सकते हैं, v इज बेसिकली इमेज डिस्टेंस, है ना। तो अब अगर इमेज खुद फोकस पे ही फॉर्म हो रहा है, इसका मतलब कि इमेज डिस्टेंस क्या होगा, इमेज डिस्टेंस होगा फोकस पॉइंट और पोल पॉइंट के बीच की दूरी। तो इस लेंथ को हम क्या बोलते हैं, इसी को हम कहते हैं फोकल लेंथ, स्मॉल एफ, जो यहाँ पर आपको एफ पूछा जा रहा है। तो यानी कि इमेज आपका चूंकि फोकस पे ही पॉइंट फॉर्म हो रहा है, तो इमेज डिस्टेंस होगा दैट विल बी जस्ट एफ, क्योंकि कोई भी कैलकुलेशन पी पॉइंट से स्टार्ट होती है और पी से एफ तक की दूरी को हम फोकल लेंथ ही कहते हैं, और इमेज फोकस पे ही फॉर्म हो रहा है। अब इसे हम इक्वेट कर देंगे 2/r से, तो हमें पता है कि 1/इन्फिनिटी क्या होता है, वो होता है 0। इसका मतलब r को हम क्या ले सकते हैं, r को हम ले सकते हैं 2f। तो ये रिलेशन हो जाता है रेडियस ऑफ कर्वेचर और फोकल लेंथ के बीच में, या f को हम ले सकते हैं r/2। तो ये जो रिलेशन है f इज इक्वल टू r/2, तो हम वापस से यहाँ पर r की जगह पर, अगर हम r की जगह पर 2f पुट कर दें, तो आपका जो मिरर फॉर्मूला है वो कुछ ऐसा बन जाएगा, 1/u प्लस 1/v इज इक्वल टू, r की जगह पर 2f पुट करेंगे तो 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/f। तो ये फॉर्मूला भी अपने आप में, इससे भी आप मिरर फॉर्मूला कंसिडर कर सकते हैं, 1/u प्लस 1/v इज इक्वल टू 1/f, जो कि ये एग्जैक्टली सेम ही फॉर्मूला है, इसमें कुछ अलग नहीं है, इट्स जस्ट कि ये रेडियस ऑफ कर्वेचर के टर्म में नहीं बल्कि फोकल लेंथ के टर्म में। तो इस एग्जाम्पल से आपको ये भी एक रिलेशन आ गई कि 1/u प्लस 1/v इज इक्वल टू 1/f। इन तीनों का आपने साइन कन्वेंशन पहले ही सीखा हुआ है। अब आगे के जो लेक्चर्स होंगे उसमें हमें इसी मिरर फॉर्मूला के ऊपर क्वेश्चंस करने हैं, और फिर साथ में उस लेक्चर में हम मैग्निफिकेशन के बारे में भी डिस्कशन करेंगे। ओके देन, टेक केयर, बाय बाय।